शेख हसीना, ये नाम दुनिया की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला नेताओं में से एक का है। एक वक्त था जब वो बांग्लादेश की सबसे ताकतवर शख्सियत थी और आज एक निर्वासित। सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक इतना मजबूत नेता का साम्राज्य इतनी तेजी से बिखर गया। चलिए आज इसी नाटकीय कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। ये सवाल आज सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में गूंज रहा है। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिनका दशकों तक दबदबा रहा, वो रातों रात अपना ही देश छोड़ने पर मजबूर कैसे हो गईं? मतलब हुआ क्या? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। अगस्त की शुरुआत में जो सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, वो देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया। और फिर बस कुछ ही दिनों में शेख हसीना की दशकों पुरानी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 5 अगस्त को इस्तीफा दिया और उसी दिन हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये अचानक पतन हुआ कैसे, फिर उनके अतीत में चलेंगे जिसने उन्हें बनाया, इसके बाद उनके लंबे कार्यकाल और भारत के साथ जो उनका खास रिश्ता था उसे समझेंगे, और आखिर में नजर डालेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सत्ता के शिखर से जमीन पर आने के बाद आज शेख हसीना की हकीकत क्या है? वो सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि एक भगोड़ा है। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक हार नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बांग्लादेश की जो नई सरकार आई है, उसने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध जैसे संगीन आरोप लगा दिए हैं। और तो और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें मौत की सजा तक सुना दी है। लेकिन आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें उनके अतीत में जाना ही होगा। एक ऐसी त्रासदी को समझना होगा जिसने सिर्फ उनके जीवन को नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, शेख हसीना सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक विरासत हैं। बांग्लादेश के संस्थापक, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। और शायद यही पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत भी रही और उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी। बात है 1975 की। शेख हसीना अपनी बहन के साथ देश से बाहर थीं जब बांग्लादेश में एक बहुत ही क्रूर सैन्य तख्तापलट हुआ। ढाका में उनके पिता, माँ, 3 भाई, परिवार के लगभग सभी लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोचिए, एक रात ने उन्हें अनाथ और निर्वासित बना दिया। कई साल बाद 1981 में वो अपनी पार्टी की कमान संभालने के लिए वापस बांग्लादेश लौटी। और यहीं पर इतिहास एक अजीब तरह से खुद को दोहराता हुआ दिखता है। 1975 की उस भयानक त्रासदी के बाद उन्होंने करीब 6 साल भारत में ही एक शरणार्थी के तौर पर गुजारे थे, और आज दशकों बाद वो एक बार फिर भारत में ही शरण लिए हुए हैं। तो निर्वासन से सत्ता तक का ये जो सफर था, इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनकी विरासत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ बेमिसाल तरक्की है तो दूसरी तरफ गहरे विवाद भी। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला, पहले 1996 से 2001 तक और फिर 2009 से लेकर 2024 तक, मतलब लगातार 15 साल। इस लंबे शासन ने उन्हें दुनिया के सबसे अनुभवी और मजबूत नेताओं में से एक बना दिया था। तो उनके कार्यकाल की कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है चमकता हुआ बांग्लादेश, जहां जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, गरीबी कम हुई, कई सोशल रिफॉर्म्स हुए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू काफी स्याह है। इसमें मानव अधिकारों के हनन, एक तरह के तानाशाही रवैये और राजनीतिक विरोधियों को कुचलने जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं। अब बात करते हैं हसीना के शासन के एक और सबसे मजबूत पिलर की, और वो था भारत के साथ उनके गहरे रिश्ते। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी की नींव थी। कहा जाता है कि हसीना के दौर में बांग्लादेश भारत के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर बन गया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये सच था। उनके टाइम में दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी वाले नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए, जिसका फायदा दोनों को मिला। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, जमीन पर भी काफी ठोस काम हुआ। जैसे 2015 का ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसने दशकों पुराना बॉर्डर विवाद सुलझा दिया।
फिर चाहे वो कुशियारा नदी पर पानी के बंटवारे का समझौता हो या दोनों देशों को जोड़ने वाली फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ये सब उसी मजबूत रिश्ते का सबूत हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही नहीं थी, इसका शायद सबसे जरूरी पहलू था सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हसीना सरकार ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी ग्रुप्स एक्टिव थे, उन पर नकेल कसने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो भारत के लिए बहुत बड़ी राहत थी। तो ये तो हुई अतीत की बात। अब लौटते हैं आज के इस तूफानी दौर में। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और इस पूरे रीजन का भविष्य एक बड़े संकट और अनिश्चितता के मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अब दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक शब्द आ गया है, एक्स्ट्राडिशन, यानी प्रत्यर्पण। ये एक कानूनी प्रोसेस होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से किसी भगोड़े को मुकदमा चलाने के लिए वापस मांगता है। और यही मांग अब भारत और बांग्लादेश के दशकों पुराने रिश्तों में सबसे बड़े टेंशन की वजह बन गई है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से ऑफिशियली शेख हसीना को सौंपने के लिए कह दिया है, ताकि उन पर अपने देश में केस चलाया जा सके। अब ये मांग भारत को एक बहुत बड़े डिप्लोमैटिक चक्रव्यूह में फंसा देती है। देखिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस हो या फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, दोनों देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में भारत जो भी फैसला लेगा, उसका इन रिश्तों के पूरे ताने बाने पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि शेख हसीना के बिना भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य क्या है? क्या दशकों में बना ये भरोसे का रिश्ता ढह जाएगा, या फिर इस उथल-पुथल के बीच से कोई नई तरह की पार्टनरशिप निकलेगी? एक बात तो तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति अब एक नए और बहुत ही अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है।